इस सत्र की अध्यक्षता बेंगलुरु विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति प्रोफेसर बी थिम्मेगौड़ा कर रहे हैं और जिनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा सुविख्यात सुपरिचित डॉक्टर प्रणव पांड्या, अखिल विश्व के गायत्री परिवार के प्रमुख और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के चांसलर, ब्रह्मवर्चस अनुसंधान संस्थान के निदेशक, अखंड ज्योति के संपादक और स्वामी विवेकानंद योग विद्या महापीठम के आदरणीय अध्यक्ष, मूलतः चिकित्सा में शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद में गुरुदेव श्री राम शर्मा जी के आदेश से अपने सारे जीवन को इस पुनीत कार्य के लिए समर्पित किया। आयुर्वेद का, योग का, वैज्ञानिक अध्यात्म का गहन अध्ययन, अनुसंधान, अनुभूति करके आज विश्व में अनेक युवाओं को, विद्वानों को इस दिशा में मार्गदर्शन करने का कार्य करते हैं। आपका स्वयं का व्यक्तित्व ही इस बात का परिचायक है कि भारतीय संस्कृति के निहित शाश्वत तत्वों को आज के युग में किस प्रकार से जीवन में उतारा जा सकता है। मैं आदरणीय थिम्मेगौड़ा जी से अनुरोध करूंगा कि वह प्रणव पांड्या जी का शाल एवं पुस्तकों से, साहित्य से सम्मान करें। मैं प्रोफेसर कुठियाला जी से अनुरोध करूंगा कि थिम्मेगौड़ा जी का सम्मान करें। धन्यवाद। इन न्यूनतम औपचारिकताओं के बाद आदरणीय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी से अनुरोध है कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष बेंगलुरु विश्वविद्यालय के कुलपति जी श्री गौड़ा जी, मुकुल कानिटकर जी, यहाँ पर उपस्थित सभी विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए हुए कुलपतिगण, मैं आपको बता दूं कि मैं शिक्षाविद नहीं हूँ, पर शिक्षा के फील्ड में मैंने जाने का प्रयास किया चिकित्सक होने के नाते। मैंने एमडी मेडिसिन किया है 1975 में और कार्डियोलॉजी में स्पेशलाइजेशन लेके मैंने विदेश में पढ़ाई की। फिर मुझे ऐसा लगा कि वहाँ जाना बेकार है, जो सब कुछ भारत में है। मैं लौट के वापस आ गया मेरे गुरु के आदेश के अनुसार। मेरे गुरु हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और मैं ऐसा समझता हूँ कि शिक्षा और विद्या के विषय में सबसे पहला चिंतन उन्होंने मुझे दिया। मैं 1963 में जो फर्स्ट सेंटेनरी of Swami Vivekananda was celebrated all over the country and abroad also, I was participant of that and I was 13-year-old. I was a very young brain which could be molded. My father was a judge. He donated me a set of books, complete works of Swami Vivekananda. I read all those books and since then I have read about more than 200 books on Swami Vivekananda.
So don't consider me encyclopedia on Swami Vivekananda, but consider me a person who has tried to understand the soul of the Vivekananda. And one who has understood the soul of Swami Vivekananda, he has understood the soul of India. जिसने विवेकानंद को समझ लिया उसने भारत को समझ लिया. अगर भारत को समझना है तो आपको स्वामी विवेकानंद को समझना होगा, मैं ऐसा मानता हूँ. 39 वर्ष 5 माह 22 दिन स्वामी जी का जीवन रहा और वीरेश्वर, बिले, नौरेन, विविदिशानंद, सच्चिदानंद, विवेकानंद अनेकानंद नामों से गुजरने के बाद वो स्वामी विवेकानंद बने. स्वामी विवेकानंद was always in favor of a man-making odyssey to start the process of the upsurge of the India on the field of the on the horizon of the whole universe. पूरे विश्व ब्रह्मांड में अगर भारत को फैलना है, भारत को पहुंचना है, भारत को अपना नाम करना है, तो सबसे पहले व्यक्ति निर्माण यानी चरित्र निर्माण. आप मेरे से पहले के सेशन में मैं डॉक्टर काकुड़कर जी को सुना, मैंने पल्लम राजू जी को सुना. आप सुन चुके हैं कि कितना ज़्यादा कहा जा चुका है, बट आई हैव टू से फ्यू थिंग्स अबाउट दोज वर्ड्स. वी हैव टू अंडरस्टैंड 2 words, शिक्षा एंड विद्या. शिक्षा makes you full of knowledge, full of information. It's a bombardment of information. Today technology has made it a wonderful tool through internet कि आपको जो कुछ चाहें आप पा सकते हैं, आप जो कुछ चाहें आप पढ़ सकते हैं, जो कुछ चाहें आप देख सकते हैं. पर शिक्षा आपको आदमी नहीं बनाती. शिक्षा आदमी को एक प्रकार से जानने के लिए एक टूल बना देती है कि आप इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कुछ. शिक्षा से चरित्र नहीं बनता. शिक्षा से चरित्र तब बनेगा जब शिक्षा में विद्या का समावेश होगा. शिक्षा इज एजुकेशन एंड विद्या इज नॉलेज, प्रूडेंस. इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज हैव टू बी blended together. Unless and until you blend them together, they cannot become complete. And today we have an incomplete education. Education is there all over the country, all over the world. There is education. पर ये एजुकेशन मैन मेकिंग क्यों नहीं कर पा रही है, व्यक्ति निर्माण क्यों नहीं कर पा रही है? व्यक्ति निर्माण का कारण न होने के कारण मैं समझता हूँ कि भारत को न समझ पाना, भारतीय संस्कृति को न समझ पाना. भारत का इतिहास यदि हम देखें तो हम 5 खंडों में बांट सकते हैं. There are 5 phases of the resurgence of India. पहला खंड है वैदिक खंड. वैदिक काल में आपने देखा कि वैदिक काल में कितना ज़्यादा हमारे देश में विकास हुआ और देखते देखते हमारे जो दृष्टा स्तर के जो मनीषी थे, सीयर्स, सेजेस, उन लोगों ने हमारे सामने नॉलेज का एक ऐसा सागर रख दिया. हमारे ज्ञान को अभी मैं परसों ही मैंने एक सज्जन से फ़ोन पे बात की. रीगा करके एक जगह लाटविया में, आपने नाम सुना होगा, आप में से कुछ लोग गए भी होंगे, मैं भी गया हूँ. वहाँ की एक यूनिवर्सिटी में भारत की सारी किताबें हैं, पर वहाँ किसी को पढ़ना नहीं आता. संस्कृत पढ़ना भी नहीं आता और हिंदी पढ़ना भी नहीं आता. और न जाने कितने पुराने ग्रंथ वो लोग ले गए हैं और वो चाहते हैं कि कोलेब्रेशन हो हमारी यूनिवर्सिटी के साथ उनका और हम मिलजुल करके काम करें. मेरा बेटा गया हुआ है, ही इज़ द प्रो वाइस चांसलर ऑफ माई यूनिवर्सिटी. ही टॉक टू मी, पापा कैन वी डू ए पैक्ट विथ दिस यूनिवर्सिटी. मैंने कहा वी शुड. दे हैव गॉट बुक्स फ्रॉम अस. हमारे यहाँ से उठा के ले गए वो लोग और उनके पास पढ़ने के लिए लोग नहीं हैं, तो हम वी विल प्रोवाइड पीपल टू देम. तो ये जो वैदिक काल था, दिस वैदिक काल हैज़ गिव अस immense knowledge, immense information. वैदिक काल के बाद दूसरा काल है उपनिषदिक काल. ये उपनिषदिक काल जो है, इस उपनिषदिक काल के में से एक छोटा सा पीस उठाया स्वामी विवेकानंद ने और उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत को अपना मंत्र बना दिया. जैसे भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद. उन्होंने कहा इसी को मंत्र मान लो, इसी को मंत्र मान करके जीवन में जियो. उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत एक
ऐसा मंत्र बन गया जिससे कि लोगों को लगने लगा कि वास्तव में अगर जीवन में कोई चीज़ है तो वो है उद्धरेद आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादेत। उठो उठो जागो और रुको मत ना। आत्मविश्वास। एक उदास गुलाम देश को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए था? वी नीडेड नथिंग बट ए मैसेज ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। दिस इज व्हाट स्वामी जी सेड। आत्मविश्वास ही ईश्वर विश्वास है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज कॉन्फिडेंस इन गॉड। मैं नहीं जानता कि कर्मकांड जपने वालों से और इन सब से कुछ होने वाला है। एक स्वामी जी से रिलेटेड एक बात मैं बताना चाहता हूँ जो हमारे देश में अटैक पे अटैक होते रहे, शक के, हूणों के, सबके, पर हमारे यहाँ के ब्राह्मण कर्मकांडों में लिप्त पड़े रहे। उन कर्मकांडों में पड़े बोलते रहने से क्या भगवान ने कुछ हमारा बचाव किया क्या? शक और हूणों ने हमारा बचाव किया? सोमनाथ पे आक्रमण जब हुआ तो वहाँ के ब्राह्मण लोग शिव जी की स्तुति करते रहे और कुछ नहीं किया। मैं एक क्रांतिकारी विवेकानंद को देखता हूँ जो विवेकानंद बोलता है कि ये जब तक हमारे चिंतन में नहीं उतरेगा, जब तक हमारे जीवन में नहीं उतरेगा उपनिषद, जब तक हमारे उपनिषद यानी पास बैठकर दिया गया ज्ञान, उपनिषद पास बैठकर दिया गया ज्ञान, जो ज्ञान पास बैठकर दिया गया हो और जो गूढ़ शैली में हो, तत्व शैली में, तत्वमसी यही है यही है यही है, तत्वमसी श्वेत केतो। ये जो हमारा उपनिषदिक पीरियड था ये हमारा गोल्डन पीरियड था। इसी का अमृत निकल के आया तीसरे पीरियड में, जिसमें कि हमारे देश में वासुदेव आए, गीता आई, महाभारत आया। ये तीसरा पीरियड है हमारे गोल्डन जो भारत का विकास अतीत है उसका। और इस तीसरे पीरियड से जो गीता आई मित्रों, उस गीता ने हमको ज्ञान दिया। गीता ने हमें विकास की परिभाषा दी, गीता ने एक्सेलेंस की परिभाषा दी, और गीता ने हमें ये बताया, जीना सिखाया कि जीने में कुछ नहीं करना है, एक प्रॉपर ब्लेंडिंग, सम्यक सम्यक प्रॉपर मिला के चलो सबको। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, इन तीनों का सम्मिश्रण प्रॉपर सही चलता रहे। समत्वम योग उच्चते, इक्विलिब्रियम इज द योगा। उन्होंने योग की परिभाषा दी और श्री कृष्ण ने कहा कि मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ अर्जुन तुझे, वो सबसे बड़ा ज्ञान है, और वो इस बड़े ज्ञान को तो ये मान करके चल कि इससे तू महान बन जाएगा, क्योंकि तेरे अंदर जो आत्मा है वो जीवंत है और उसमें भगवान बैठा हुआ है, साक्षात भगवान बैठा हुआ है। ये आस्तिकता का एक व्यापक संदेश अर्जुन के माध्यम से हम सब के अंदर भी जाता है। हम भी अर्जुन हैं और हमारे लिए वासुदेव आए थे, हमारे लिए श्री कृष्ण आए थे। केवल अर्जुन के लिए नहीं आए थे, हजारों लाखों करोड़ों भारतीयों के लिए और विदेशियों के लिए अर्जुन गीता आई। ये तीसरा पीरियड था। मैं तो चौथा पीरियड यदि आप देखें तो बुद्ध और महावीर का पीरियड है। बुद्ध और महावीर ने हिंसा से ग्रसित इस जीवन को एक प्रकार से करुणा दी, एक जीवन का संदेश दिया, जीवन जीने का संदेश दिया, अहिंसा का संदेश दिया, और एक ऐसा संदेश दिया, एक ऐसा जीवन जीने की प्रेरणा दी जिससे कि हम बहुत कुछ कर सकें जीवन में, हम औरों के लिए कुछ कर सकें। जियो और जीने दो, महावीर ने कहा। बुद्ध ने कहा कि करुणा को जीवन में उतारो और मुक्ति के लिए लड़ो, दुख से मुक्ति, दुख से मुक्ति। तो पांचवा पीरियड जो है वो सबसे बड़ा गोल्डन पीरियड है, वो हमारा पीरियड। ये चालू होता है आद्य शंकराचार्य से। आद्य शंकराचार्य हमारे बीच में आए, उसके पश्चात हमारे बीच में आए संत ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर के बाद हमारे जीवन में आते हैं कबीर, आते हैं, फिर समर्थ गुरु रामदास आते हैं, रामकृष्ण परमहंस आते हैं, अन्य कई संतों का पीरियड। एक भक्ति युवक आया, गोरखपुर आया, और उसके बाद फिर हमारे बीच में स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, समर्थ गुरु रामदास, और इन सब के साथ साथ हमारे परम पूज्य गुरुदेव, मेरे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिनका गायत्री परिवार इतना बड़ा मिशन उन्होंने खड़ा कर दिया, संगठन खड़ा कर दिया। विचार चक्र प्रवर्तन, एक क्रांतिकारी घोष, उद्घोष, जिसके माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव आ जाए। ये 5 फेजेज में समझता हूँ कि 5 फेजेज में भारत को डिवाइड करना पड़ेगा यदि हमें भारत के भविष्य को, भारत को एक तरह से नया बनाना है, नेशन बिल्डिंग करनी है, राष्ट्र का विकास करना है। तो हमारे विद्यार्थियों के जीवन में, हमारे वाइस चांसलर्स जो आप मेरे सामने बैठे हैं, आपके माध्यम से हमारे विद्यार्थियों के जीवन में, हमारे शिक्षकों के जीवन में इन 5 आयामों को प्रविष्ट कराना पड़ेगा कि जब तक ये 5 आयाम नहीं आते जीवन में तब तक कोई फायदा नहीं।
आप चाहे कितनी पढ़ा लीजिए, कंप्यूटर साइंसेस पढ़ा लीजिए, आप चाहे IIT पढ़ा लीजिए, आप IIM पढ़ा लीजिए, आप चाहे कुछ भी पढ़ा लीजिए, अगर एक्सीलेंस नहीं पढ़ाई आपने उनको, दक्षता नहीं पढ़ाई, उत्कृष्टता नहीं पढ़ाई, आपने उनको जीवन जीने की कला नहीं सिखाई, आपने उनको यानी जीवन शैली नहीं सिखाई, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। Daily, every day, as being a doctor, I get so many cases, so many patients come to me, so many students come to me, so many students are being sent to me, their emails are sent to me, being sent to me, who are dying of desperation, despite very intelligent people. स्वामी विवेकानंद के बारे में एक तथ्य बता दूं आपको। स्वामी विवेकानंद was a second grade student. His percentage was 47% to 53% average. Source शंकरी प्रसाद बसु की किताब, शंकर की ने किताब लिखी, उसने मार्क्स निकाले, मार्कशीट निकाली है स्वामी विवेकानंद की। और इंटरमीडिएट जिसको FA कहा जाता था, FA, BA और इन सब की जो मार्क्स निकाले हैं, उन्होंने कहा कि ही वॉज नॉट ए वेरी हाईली इंटेलिजेंट पर्सन, बट ही यूज टू रीड हेगल, ही यूज टू रीड Kant, he used to read various philosophers and everything used to be crammed by him. सब कुछ उसको याद हो जाता था, सब कुछ याद हो जाता था। ये आध्यात्मिक साधना का चमत्कार है। हम शिक्षा को आध्यात्मिक शिक्षा से अलग क्यों कर देते हैं? Why our education becomes saffronized? Why our education is labeled as a saffronized education? And when an organization like our organization, like this organization, celebrates Swami Vivekananda Sarshati Samaroh, then it is known as a Samaroh of some other organization. No. Education is for all. Education has to be for the uniform, comprehensive and complete development of the personality. व्यक्तित्व का समग्र विकास, संपूर्ण विकास, संवेदनात्मक विकास, चरित्रात्मक विकास और उसका एक प्रकार से स्वास्थ्यपरक विकास। आप देखिए कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास जब विवेकानंद जाते हैं तो उनको परखते हैं अच्छी तरह से, उनकी छाती पे हाथ लगाते हैं, मतलब मजबूत है लड़का, मजबूत है। और ये नरेंद्र, तूने संयम का पालन किया है और तू मेरे काम को कर पाएगा, तेरे जैसे मेरे को व्यक्ति चाहिए, बस तू बना रहना और तू सबको शिक्षा बांटना। तो उनकी शिक्षा जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने नौरेन शिक्षा शिखा देवे, जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा नौरेन शिखा देवे जो कहा है, वो शिक्षा क्या है? दैट एजुकेशन इज एजुकेशन प्लस नॉलेज, विद्या सा विद्याया विमुक्तये, विद्या ददाति विनयम विनयादयाति पात्रत्वाम पात्रत्वाम धनम आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम। ये वाली विद्या ईशावास्योपनिषद में दी गई विद्या, विद्या और अविद्या की दो परिभाषा दी गई हैं, वो विद्या जो जीवन को जीना सिखाती है, जो जीवन में मुक्ति दिलाती है। अब मुक्ति से लोग डर जाते हैं, मुक्ति का मतलब है कि हमको जीवन मुक्ति मिल जाएगी। नहीं, जीवन मुक्ति नहीं, बंधनों से मुक्ति। बंधन क्या है? नेगेटिविटी, उदासीनता, परायणवाद, दुनिया भर के प्रलोभन, आज का वैश्वीकरण और उसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे प्रलोभन, ये इन चीज़ों से पलायन, इन चीज़ों से हमें वास्तव में सही अर्थों मुक्ति लेना है। मुक्ति इनसे लेना है, मुक्ति यानी वैराग्य, इनसे लेना है। तो ये विद्या सा विद्या या विमुक्तये, जो हमको विद्या या अमृत विष्णुते, जो हमें अमृत की ओर ले जाए, वो विद्या। तो स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस इस विद्या का प्रचार प्रसार करने के लिए कहते थे। और आप में से कोई मुझे बता सकता है क्या कि इस विद्या के अलावा कोई विद्या रामकृष्ण परमहंस के इस बलिष्ठ शिष्य ने कहीं और बोली हो, कहीं दी हो? अमेरिका में भी यही कहा उसने, इंग्लैंड में भी उसने यही कहा, फ्रांस में भी यही कहा, और जहाँ गया वहाँ ये कहा। और जो उसने कहा मित्रों, उसके लिए उसको आखिर में कहना पड़ा कि काश कोई और एक विवेकानंद होता तो वो जान पाता कि इस एक विवेकानंद ने अकेले ने कितना काम कर दिया। एक अकेले विवेकानंद ने हमारे लिए शिक्षा का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। एक अकेले विवेकानंद ने हमारे लिए शिक्षा और विद्या का समन्वित स्वरूप खड़ा कर दिया। अनफॉर्चुनेटली आफ्टर द इंडिपेंडेंस द ड्रीम ऑफ लॉर्ड मेकाले got fulfilled, and that dream was to destroy the culture of the country. आपने पढ़ा है और आप सब जानते, सब विद्वान हैं उसके बारे में कि लॉर्ड मेकाले ने 1835 में क्या कहा था। और उसके बाद वो जो कहा था कि इस देश की संस्कृति, किसी भी देश की संस्कृति को नष्ट करना है तो वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज, शिक्षा दीक्षा, इनको चार चीज़ को नष्ट कर दीजिए, सब नष्ट हो जाएगा।
किसी देश की रूट्स को नष्ट करना है, ये नष्ट कर दीजिए, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हमारे देश की वेशभूषा को भी गड़बड़ा दिया गया, खान पान को भी गड़बड़ा दिया गया, रीति रिवाजों को भी गड़बड़ा दिया गया, हमारे देश की शिक्षा दीक्षा को भी गड़बड़ा दिया गया। और उसी की वजह से मित्रों हमारे देश में मातृभाषा लागू नहीं हो पाई। एक कोई मातृभाषा हिंदुस्तानी बन सकती थी, भारत की में हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स कंबाइंड बन सकती थी। मैं जानता हूँ यहाँ पे दक्षिण भारत से भी आए हुए बहुत सारे लोग बैठे हैं। आई नो सो मेनी पीपल हु डोंट नो हिंदी, दे नो हिंदी लिटिल बिट, thanks to the world of cinema that it has spread everywhere, Hindi like anything, thanks to the news channel and the various entertainment network, that the Hindi is prevalent everywhere. But still, we people are living in a world of the capitalism. We are living in a world in which we are being taught those things which are not practical. We are not taught the practical things like how to respect your parents, how to respect your teachers, how to respect your vice chancellor, how to respect your various colleagues, how to respect your peers, how to talk to each other, how to live life. The moment comes, sometimes the moment comes, कभी-कभी ऐसा मौका आता है जब आपको जीवन जीने का मतलब नहीं मालूम होता है, तो आप क्या करते हैं, आपके हाथ पांव वैसे हो जाते हैं, लुंज पुंज हो जाते हैं, जीभ सूख जाती है और आप तनाव में चले जाते हैं। टुडे स्ट्रेस इज सो कॉमन इन द पास्ड आउट इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, मैनेजर्स एंड द IAS ऑफिसर्स। स्ट्रेस इज सो कॉमन बिकॉज ऑफ द वे दे डोंट नो हाउ टू लिव राइटली। इसका कारण केवल एकमात्र एक यही है कि उनको सिखाया नहीं गया। तो मेरी जो शिक्षा है, जो मेरे गुरु ने सिखाई, मुझसे कहा, एक बात कही उन्होंने मुझसे, तुमने विद्या शिक्षा पढ़ ली, अब तुम विद्या पढ़ो मेरे पास। मैंने कहा मैंने विश्वविद्यालय से डिग्री ली है। आई हैव टेकन ए डिग्री फ्रॉम विश्वविद्यालय, अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर। आई पास्ड आउट फ्रॉम देयर एंड आई बिकेम ए डॉक्टर। आई बिकेम ए डॉक्टर एंड आई बिकेम MBBS, आई बिकेम MD। और आप मुझे कह रहे हैं कि आप पढ़े लिखे नहीं हो। मैं ये कहाँ कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ तुमने विश्व शिक्षालय से शिक्षा प्राप्त की है, अब तुम विद्या प्राप्त करो, अब विद्या पढ़ो। विद्या में क्या पढ़ो? तो गुरुदेव ने मुझे सबसे पहले वेद पकड़ाया, संस्कृत की बेसिक्स पढ़ाए, उसके बाद उन्होंने मुझे आयुर्वेद पढ़ने को दिया, मुझे उपनिषद पढ़ने को दिया। मैंने वो सब पढ़ा। पढ़ने के बाद मैंने लिखना शुरू किया और लिखते लिखते मैं आज अखंड ज्योति का संपादन करता हूँ। मित्रों, मैं समझता हूँ कि शिक्षा और विद्या को मिलाए बिना आप कोई भी कंसेप्ट डेवलप नहीं कर सकते, जो स्वामी विवेकानंद के मन में था। इन दोनों से ही व्यक्ति निर्माण की प्रोसेस को पूरा किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी देश जो है वो केवल विज्ञान के बल पर ऊंचा नहीं उठ सकता, केवल विज्ञान के बल। डॉक्टर काकोडकर को पूरे सम्मान के साथ सम्मानित करते हुए मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ एक वैज्ञानिक होने के नाते। पर मैं कहना चाहता हूँ, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर APJ कलाम साहब से पूछना चाहता हूँ, वाई वी आर लेकिंग इन द फील्ड ऑफ साइंस? साइंटिफिक रिसर्चेस क्यों नहीं हो रही हैं? साइंस में लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? मैनेजमेंट में क्यों जा रहे हैं? और इतने सारे करीब 30 लाख से ज़्यादा लोग इंजीनियर्स प्रॉपरली अनएम्प्लॉयड होने की, प्रॉपरली एम्प्लॉयड न होने की वजह से बावजूद भी क्यों इंजीनियर बनना चाहते हैं? डॉक्टर्स की फील्ड में क्यों जाना चाहते हैं? आखिर किस लिए जाना चाहते हैं? क्यों वो मास्टर नहीं बनना चाहते? क्यों वो शिक्षक नहीं बनना चाहते? क्यों वो कृषक नहीं बनना चाहते? क्यों वो अन्य जो ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं उनमें नहीं आना चाहते? उसका कारण केवल एक ही है कि हमारे यहाँ ल्यूक्रेटिव अट्रैक्टिव करियर वही बना दिया गया। बस वही एक करियर है और वही बनना है, वही एक लक्ष्य है। और वो लक्ष्य बच्चों के सामने रख दिया गया कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है। एक मेंटल ब्लॉक पैदा कर दिया गया। मेरे पास कई बच्चों के इंटरनेट पे लेटर आते हैं, व्हाट इज़ दिस लाइफ? अंकल आप कुछ करिए ना, आप कुछ रिवॉल्यूशन करिए, आप कुछ क्रांति करिए। मेरी माँ कहती ये और मैं बनना चाहता हूँ म्यूजिशियन। मेरे पिता कहते हैं ये और मैं बनना चाहता हूँ चित्रकार। मुझे 3 इडियट्स पिक्चर याद आ जाती है। मुझे लगता है कि वास्तव में उस व्यक्ति ने पिक्चर को बहुत सोच समझ के बनाया था कि आदमी की जीनियस पे जाओ, आदमी के इंटेलिजेंस पे जाओ, आदमी की विद्वत्ता पे जाओ, आदमी की इंजीनियर जो इंडिजिनियस जो क्वालिटी है उस पर जाओ, उसको डेवलप करो। तो व्हाट इज दैट? ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट दैट डिविनिटी विद इन और आउट बाय एनी मीन्स। दैट इज व्हाट स्वामी विवेकानंद सेड। तो विवेकानंद की बात को यदि मानते हैं, विवेकानंद की बात को मानने के बाद हमें पूरी तरह से उनको जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। राजस भाव कूट कूट कर भरा था उनके अंदर, पर वे करुणा के स्वामी थे। उनको भारत से नहीं मिला,
भारत से उनको अपने 12 गुरु भाई मिले, पर निवेदिता उनको इंग्लैंड से मिली, जिसे उन्होंने विद्यालय, बालिका विद्यालय से पकड़ाया, और उसी की वजह से बहुत सारे अंग्रेजों के जो उस समय प्रहार हो रहे थे मठ के ऊपर, उनसे बचाया गया। सेवियर दंपत्ति मिले स्वामी विवेकानंद को अमेरिका से, वो मायावती में सेटल हुए, अद्वैत आश्रम बनाया। मैं देख के आया हूँ, आप भी कभी मौका लगे तो आप मायावती, लोहाघाट, मायावती, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड में जाके देख के आइएगा। मिस मुलर मिली, जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की बेलूर मठ की सारी ज़मीन का पैसा दिया। गुडविन मिले, जो उनके सबसे बड़ी स्टेनो बने। बहुत सारे लेक्चर्स उनके अभी भी अनटाइप्ड हैं, पर वो अब टाइप हो भी नहीं सकते, अनट्रेसेबल हैं, आधे ट्रेसेबल हैं, आधे ट्रेसेबल नहीं। पर जितने आज अवेलेबल मटेरियल है हमारे पास विवेकानंद का, वो सारा गुडविन की वजह से। गुडविन भी उनको अमेरिका से मिले। वेद वेदांत को समर्पित एक विश्वविद्यालय बनाने का मन था स्वामी विवेकानंद का। सोर्स बिंब प्रतिबिंब बाय चंद्रकांत खोट फ्रॉम महाराष्ट्र, बहुत बढ़िया किताब है, आप पढ़िएगा उसको। बिंब प्रतिबिंब, बिंब कौन? रामकृष्ण परमहंस। बिंब प्रतिबिंब कौन? मैं, स्वामी विवेकानंद। बिंब प्रतिबिंब, आप पढ़िएगा उस किताब को, आनंद आ जाएगा आपको। इस देश में जमशेद जी टाटा के साथ मिलकर के वो विश्वविद्यालय खोलना चाहते थे वेद वेदांत के ऊपर, पर वो मटेरियलाइज नहीं हो पाई परिकल्पना, क्योंकि उनकी उम्र बहुत कम हो गई थी। एक काम और वो करना चाहते थे, वो जमशेद जी के साथ मिलकर के एक महिलाओं के लिए अलग मठ की व्यवस्था करना चाहते थे, कि महिलाओं के लिए अलग मठ बने, जहाँ पे निवेदिता जिसको संचालित करे, वो भी नहीं बना पाए। ये मैं सोचता हूँ कि विवेकानंद की सार्धशती के समारोह के संदर्भ में कुछ संकल्प हम लोग लें। मैंने एक संकल्प लिया है कि विवेकानंद शोध पीठ स्थापित की है अपनी यूनिवर्सिटी में। विवेकानंद शोध पीठ के माध्यम से मैं रिसर्चेस करना चाहता हूँ विवेकानंद के वेरियस कंसेप्ट्स के बारे में, और उस कंसेप्ट्स के माध्यम से हम भारत को कैसे महान बना सकते हैं और कैसे ऊंचा उठा सकते हैं। ये जो 5वां आयाम है, जिसके माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। तो ये एक क्रम। दूसरा, महिलाओं के लिए मठ। एक महिलाओं के लिए मठ बनाने का मतलब ये है कि जहाँ पर महिला सन्यासिनी तैयार हो और महिला परिव्राजक तैयार हो, और ये मिलजुल करके भारतीय धर्म संस्कृति, भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करें। उन्होंने गुरु के नाम से श्री रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, अपने नाम से नहीं की उन्होंने। मधुमेह, रक्तचाप, अनिद्रा, दमा, कटिवात, शियाटिका, ये 5 गंभीर रोग से ग्रसित थे। इसके बावजूद भी दिन रात काम करते रहे। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, समय नज़दीक है, फिर भी मैं बोलना चाहूँगा कि उन्होंने वो लेक्चर देने जा रहे थे न्यूयॉर्क में, 5000 से ज़्यादा ऑडियंस थी, और 5000 से ज़्यादा ऑडियंस के बीच में बोलने जा रहे थे। दोनों तरफ 2500 लोग बैठे थे, बीच में से निकल रहे थे। उनके पीछे 2 लोग उनको पकड़ के एक तरफ से, 2 लोग एक तरफ से ला रहे थे। 1901 का समय था, अमेरिका की लास्ट विजिट थी उनकी, और उनको जब लेकर के आ रहे थे तो उनका चेहरा काला था, सांस फूल रही थी, और वो चल नहीं पा रहे थे। तो उनको तीन इधर से 6 लोगों ने सहारा देकर उनको लेके आए, मंच पे लाके बिठाने लगे कुर्सी पे। तो वो कुर्सी उन्होंने पीछे हटा दी, खड़े हो गए, तो उन 6 को भी हटा दिया, और उनके चेहरे की रंगत बदल गई जैसे ही उन्होंने रामकृष्ण की स्तुति की। और रामकृष्ण की स्तुति करने के बाद 1.5 घंटे तक खड़े होकर के लेक्चर देते रहे। मित्रों, ये स्वामी विवेकानंद है, जिसके अंदर विद्या का ज्ञान कूट कूट के भरा हुआ है। ये जो आप जिसको कहते हैं ना कि उन्होंने उनके अंदर शक्तिपात किया था, शक्ति का कुंडलिनी जगाई थी, ये विद्या ही है, पूरी की पूरी सारी विद्या है। और ये विद्या अगर ना होती तो शायद स्वामी विवेकानंद जैसा एक महापुरुष हम नहीं पाते। तो आज हमें नए अगर महापुरुष पैदा करना है, स्वामी विवेकानंद ने कहा मुझे 100 व्यक्ति दे दो, मैं पूरा भारत बदल दूंगा, पूरा विश्व बदल दूंगा। हमें 100, आज चूँकि अनुपात ज़्यादा है आबादी का, 100 के बजाय हमें 10,000 की जरूरत पड़ेगी। 10,000 हमें ऐसे चाहिएंगे जो इन रियल सेंस जीवन में जी सकें, साधनात्मक जीवन जी सकें। उनको ये नहीं है उनको गेरुआ कपड़ा पहनना जरूरी नहीं है, पैंट शर्ट पहनो, जीन्स पहनो, वेशभूषा से नहीं, आपके चिंतन से, जीवन शैली से बोलना चाहिए। विवेकानंद बोलना चाहिए, आपकी जीवन शैली से भारत निष्ठा बोलनी चाहिए। परिवर्तन आ रहा है, बहुत तेजी से आ रहा है, बदलाव आ रहा है, बड़ी तेजी से आ रहा है। आज की पीढ़ी, आप जानते हैं 65 करोड़ बच्चे भारत के 15 से 35 साल की उम्र के हैं। ये युवा भारत है, और 2022 में वी विल बी द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, एज आवर एजुकेशन मिनिस्टर टोल्ड राइट नाउ। मित्रों, ये एजुकेशन मिनिस्टर की भाषा थी। मैं सांस्कृतिक मंत्री के नाते बोलता हूँ आपको, या आध्यात्मिक व्यक्ति के नाते बोलता हूँ कि
यंगेस्ट नेशन जरूर होगा, पर यंगेस्ट नेशन को पॉलिटिसाइज मत करना कभी भी। यंगेस्ट नेशन को पॉलिटिसाइज किया और इन बच्चों को यदि कह दिया कि तुमको कांग्रेस के लिए लड़ना है, तुमको उसके लिए लड़ना है, बीजेपी के लिए लड़ना है, तुमको इसके लिए लड़ना है, तो ये बच्चे जो है ना गड़बड़ा जाएंगे। इनको अभी राजनीति मत जाने दो, इनको राजनीति का चस्का मत लगने दो। इनको समाज का नेतृत्व करना सिखाओ, समाज सुधार सिखाओ, समाज सुधार के आंदोलन में गति दो, इनके विचार परिवर्तन की गति दो। और विचार परिवर्तन, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मैं चाहता हूँ विचार परिवर्तन का चक्र सारे विश्व में फैला दूँ। आई वॉन्ट दैट देर शुड बी ए थॉट रिवॉल्यूशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरे विश्व में विचार चक्र परिवर्तन चले। तो मित्रों, यदि ये नई जनरेशन को हमने पकड़ लिया, ये नई जनरेशन को हमने संभाल लिया, तो इस नई जनरेशन को हम दे सकते हैं। और मुझे लग रहा है नई जनरेशन आ रही है, मेरे पास आ रही है, मेरे जैसे कई संगठनों के पास आ रही है। मैं नाम किसी और संगठन का नहीं लूँगा, पर मैं बताना चाहता हूँ कि ढेर सारे संगठन ऐसे हैं जिनके पास नए युवा आ रहे हैं, और युवा आकर के अच्छी डिग्रीज लेने के बाद भी वो काम करना चाहते हैं, सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक और उसके साथ साथ आध्यात्मिक काम करना चाहते हैं। और वो काम करके सेवा के क्षेत्रों में प्रगतिशील जीवन जीना चाहते हैं, अभावों में रहकर भी। ऐसा जीवन जीने के लिए कोई तैयार है क्या? आज आपको ऐसा लगता है तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, हाँ तैयार है। मैंने देखा है, पूरा भारत घूमा हूँ मैं, हर जिले का मैंने दौरा किया है। मैं विश्व में घूमा हूँ 70 देशों में, मैंने लगभग 70 देश देखे हैं। मैंने ये देखा है कि भारतीय मनीषा, भारत की मनीषा जगह जगह जाग रही है, और भारत पूरे विश्व का मार्गदर्शन करने की स्थिति में है 2025 तक। 2025 तक यदि आप इंतज़ार कर सकें, आप में से बहुत सारे बुजुर्गियत की उम्र में हैं, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि हम तब तक जिंदा रहेंगे कि नहीं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, नहीं, आप सब और हम सब मिलजुल करके स्वर्णिम युग देखेंगे, भारत का स्वर्णिम युग, जिसमें कि युवा व्यक्ति, युवा शक्ति स्वामी विवेकानंद के सपनों को साकार कर रही होगी। और ये जो समय आया है 2012-2013 का समय, बड़ा क्रांतिकारी समय है। स्वामी विवेकानंद ने एक स्थान पर श्री अरविंद को कोट करते हुए कहा है कि अरविंद ने एक बात कही है जो बड़ी गजब की है। क्या कही है उन्होंने? ये दोनों महापुरुष मिले नहीं कभी जीवन में, पर दोनों को अपने बारे में पता था। जब श्री अरविंद पांडिचेरी आए तो 1909 में आए। 1902 में स्वामी विवेकानंद छोड़ चुके थे शरीर, पर श्री अरविंद ने स्वामी विवेकानंद के बारे में ये कहा है कि सतयुग की शुरुआत हो चुकी है ठाकुर के जन्म के साथ, 1836 में ठाकुर के जन्म के साथ। 175 वर्ष का संधिकाल है, 175 years का ट्रांजिशन फेज, एंड दैट ट्रांजिशन पीरियड विल बी ओवर बाय 2011, and after that 2011 the whole world will be transformed by the youngsters of the country, this country, and this उठता हुआ जागता हुआ दैत्य भारत पूरे विश्व को जगा कर रहेगा। मित्रों, लोगों की निगाह चाइना पे जाती है, अमेरिका पे जाती है, मेरी निगाह केवल भारत के युवा पे जाती है। मैं कहता हूँ भारत जाग करके रहेगा, क्योंकि भारत को जागना है व्यक्ति निर्माण के माध्यम से। मैन मेकिंग ओडिसी हैज स्टार्टेड, एंड मैन मेकिंग ओडिसी विल स्टार्ट स्प्रेडिंग द मैसेज। विवेकानंद कलंदर थे, दीन दुखियों के लिए सन्यासी बने, अपने लिए नहीं बने। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, बिंब प्रतिबिंब शीर्षक दोनों की जोड़ी को देखकर ज्ञानेश्वर के कारण दिया खोट साहब ने। श्री कृष्ण अर्जुन के संबंध में ज्ञानेश्वरी में 18वें अध्याय में चर्चा आती है इसके बारे में, बिंब प्रतिबिंब। उन्होंने जो भी कहना था साफ कह दिया। क्या कहा विवेकानंद ने? कुछ बात बड़ी स्पष्ट कही। वेद अध्ययन का अधिकार सभी को है, चांडाल को भी है, ब्राह्मण को भी है। धर्म अधर्म के पूर्व गरीबी और पेट की व्यवस्था पहले करो, उसके बाद धर्म अधर्म की बात करो। दूसरी बात। तीसरी बात, धर्मांतरण के बिना कोई भी धर्म का व्यक्ति वेदांती हो सकता है। तीसरी बात। चौथी बात, पहले के देवी देवता पुराने हो गए, अब नए गढ़ने होंगे, नया हिंदुस्तान बनाना होगा, नया वेद बनाना होगा, नया धर्म खड़ा करना होगा। ए न्यू इंडिया हैज टू बी रीबिल्ट। दिस इज व्हाट इज द मैसेज ऑफ स्वामी विवेकानंद। मैं जिस देश जाति में जन्मा हूँ उस पर मुझे अभिमान है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मुझे 1000 बार जन्म लेना पड़े तो मैं भारत को चुनूंगा, मैं बार कहीं किसी और देश में नहीं जाऊंगा, भारत को चुनूंगा। मित्रों, मैं भी अपने छाती को गौरव के साथ ठोंक के कह सकता हूं कि मेरे को भी जन्म लेने का मौका मिले तो भारत में जन्म लेना पसंद करूंगा, क्योंकि भारत में जन्म लेकर के ही व्यक्ति देव पुरुष बनता है और कहीं जा कर के नहीं बनता। यहीं पर अवतारी पुरुष बनते हैं और यहीं महापुरुष बनते हैं। वर्ड्सवर्थ की एक कविता ने उनके जीवन को बदल दिया। वर्ड्सवर्थ की कविता की व्याख्या कर रहे थे, उनके प्रोफेसर छुट्टी पे थे तो
विलियम हेस्टी नाम के प्रिंसिपल आए, उन्होंने एस्थेटिक जॉय समझाया कि एस्थेटिक जॉय क्या होता है, भाव समझाया। भाव समझना है तो उन्होंने कहा सी फॉर योर सेल्फ वॉट इट इज़ इन रामकृष्ण ऑफ दक्षिणेश्वर। खुद गए और जाकर के देखा, और जाकर के देखा, और वहाँ उन्होंने गीत गाया, चलो रे मन निज निकेतने। आई एम नॉट वेल वर्स्ड इन बंगाली, बट चलो रे मन निज निकेतने, चलो मन, अब यहाँ से चलो, अब मन नहीं लगता यहाँ पे। संसार विदेशे विदेशी वेशे, विदेशी संसार है, विदेश के वेश में है। भ्रम केनो अकारणे, भ्रम क्यों अकारण, अकारण किस प्रकार का कन्फ्यूज़न कि तुम यहाँ आ गए हो, तुम ये इसी में रहना है, थोड़े दिन बाद तो जाना ही है यहाँ से। पहली मुलाकात में वह मूर्ति रामकृष्ण परमहंस के दिल में उतर गई। मित्रों, दुर्गाचरण के पोते सन्यासी बने, और सन्यासी बनने के बाद उन्होंने ब्रह्म समाज से लेकर सारे प्रलोभनों को छोड़ करके उसको स्वीकार किया, जिसका नाम था ठाकुर रामकृष्ण परमहंस। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने उस स्वामी विवेकानंद के माध्यम से हमें व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, इसके साथ साथ राष्ट्र का उत्थान, राष्ट्र के उत्थान के लिए हमें क्या क्या करना है। उन्होंने कहा मुझे स्टील जैसी नर्व वाले, ऐसे जिनके अंदर खून दौड़ रहा हो, गरम खून दौड़ रहा हो, ऐसे रक्तवाही नालिकाएं वाले ऐसे युवा चाहिए जिनके ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, की ताकत हो और जो आगे चल के बढ़ सकें। मित्रों, समय ऐसा आ गया है, आने वाला समय ऐसा कुछ विशेष है, जिसमें कि हम लोग ऐसा समय में आ रहे हैं जहाँ ढेर सारे व्यक्ति, ढेर सारे युवा हमारे देश में आएंगे और इस काम को करेंगे। अमार नोरेन कोथाय, ये रामकृष्ण परमहंस रोते रोते बोलते थे। ताक पाठिए दो दाओ, ताके पाठिए दो, उसको ढूंढ करके लाओ मेरे पास। कोथाय आशीष थे, आशीष के नोरेन, कहाँ है नारायण नोरेन, चलो आओ चलो आओ चलो आओ चलो आओ। मित्रों, वो नरेन आप सबके बीच में हैं, वो आपके स्टूडेंट्स के बीच में हैं, वो प्रतिबिंब के रूप में बीच में हैं। मैं 5 स्लाइड्स दिखाकर आपको अपनी बात समाप्त करूंगा। आप देखेंगे सामने मेरा विश्वविद्यालय देव संस्कृति विश्वविद्यालय है। मैंने उसका नाम देव संस्कृति इसलिए रखा है कि देवने वाली संस्कृति को विकसित करने का काम हम लोग करते हैं। मैन मेकिंग एंड नेशनल रिसर्जेंस, ये आज का हमारा टॉपिक था। मैम, आई डोंट नो हाउ मच जस्टिस आई हैव बीन एबल टू डू आउट ऑफ इमोशंस, बिकॉज आई वाज स्पीकिंग मोर ऑन स्वामी विवेकानंद, which is the key topic. But next please. आप देखेंगे कि ये आचार्य श्रीराम शर्मा who revived the ancient Rishi tradition and vision modern day Gurukul like Naranda Takshila, where an ideal integrated movement of Shiksha and Vidya has been established. There is around, it is around 13 years we have started this concept of from crèches means from playgroups to PhD पैटर्न, एक ही कैंपस में 110 एकर्स का कैंपस है, उसी में हमने चालू किया है। और ऐसे कैंपस मेरा मन है कि 500 कैंपस पूरे भारत में स्टार्ट कर दूं आने वाले 10 साल में। अगर ऐसे कैंपस स्टार्ट हो गए और आप जैसे वाइस चांसलर मिल गए उसमें, तो मुझे लगता है कि हम लोग नए नए व्यक्ति तैयार कर सकेंगे। नेक्स्ट प्लीज। एजुकेशन ए रिव्यू, अगर आप देखें जो स्वामी जी ने कहा है कि स्वामी जी's thoughts are as relevant in contemporary society as they were during their times. Modern outlook, although a need of the hour, is not able to solve the problems of life. Our current system failed to cultivate human qualities. Our present system, the current system, failed that time also and this time also. So his thoughts are relevant today also, after 150 years, and they will be relevant after 2000 years also. इसलिए स्वामी विवेकानंद को पढ़ना चाहिए और पढ़ाना चाहिए लोगों को। नेक्स्ट प्लीज। ये मेरा विश्वविद्यालय है, आप सामने देख रहे हैं, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, इसका मॉडल है। नेक्स्ट, ये उसी विश्वविद्यालय का एक छोटी सी झलक है, उसी शांति कुंज हरिद्वार। दिल्ली से टोटल 200 किलोमीटर दूर, हरिद्वार देहरादून रोड पर, हरिद्वार से 6 किलोमीटर दूर। आप कभी आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। सीरीन कैंपस है, वाइब्रेंट कैंपस है। नेक्स्ट प्लीज़। ये उसकी कुछ झलक है पूरी जो आप देख रहे हैं यहाँ से वहाँ तक पूरी, ये कुछ झलक है जो आप देख रहे हैं यहाँ से वहाँ तक पूरी। बीच में महाकाल का मंदिर है। कोई अनिवार्य नहीं, पर हमारे यहाँ मुस्लिम स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं, मेरे यहाँ क्रिश्चियन स्टूडेंट्स भी हैं, और मेरे यहाँ ताइवान से, कोरिया से, यूक्रेन से, रशिया से करीब 12 देशों से आए हुए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं रेगुलर, और सब महाकाल के मंदिर में जाके प्रणाम करते हैं और वहाँ की आराधना पूजा में शामिल होते हैं। जबरदस्ती नहीं है, मन से, इच्छा से, स्वेच्छा से। नेक्स्ट,
ये उसकी बिल्डिंग है जो इन प्रकार की देव संस्कृति यूनिवर्सिटी की। ये मेरे गुरुदेव माता जी की समाधि है जहाँ से लोग संदेश लेते हैं, जहाँ से प्रेरणा लेते हैं। और नेक्स्ट प्लीज़, ये गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार का एक कैंपस का एक व्यू है जो आप में से जो नहीं आए हैं उनको दिखा रहा हूँ मैं। गंगा के किनारे और हिमालय की, गंगा की गोद, हिमालय की छाया इसमें स्थित है। There's a big change is going to take place. Are you going to participate in that? I want to ask you a question. There's going to be very big change, a transformation of the whole era through the youngsters. Will you participate? Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रणव पंड्या जी। स्वामी विवेकानंद सार्धशती समारोह समिति का पूरा जो वर्ष भर आयोजन हो रहा है उसका विचार भारत जागो विश्व जगाओ आपके इस मार्गदर्शन के माध्यम से मूर्तिमान होकर हमारे सामने खड़ा हुआ है। आई रिक्वेस्ट चेयरमैन ऑफ टुडेज प्लेनरी सेशन डॉक्टर थिम्मेगौड़ा टू गिव हिज चेयरमैन्स रिमार्क्स। Dr. Pranav Pandya ji, the speaker of this plenary session, Aniruddha Deshpande ji, R.S. Gupta ji, Mukul ji, distinguished vice chancellors, educationists, invitees, friends from the media, brothers and sisters. And although Dr. Pandya did not agree that he is the encyclopedia of Swami Vivekananda, I hope you all agree that he is the encyclopedia of Swami Vivekananda. And I am short of words to express our gratitude, grateful appreciation or salutation for conveying his thoughts, thinking, and his approaches very effectively for making an integrated person with character. And I only tell him, we try our level best to apply Swamiji's ideas of education to train our youth. Let all of us work in that direction for the following reasons. The creative potential of millions of Indians has to be converted into creative and productive kinetic energy. Innovation is the key for the production and processing of knowledge. Nation's ability to convert knowledge into wealth and social good through the process of innovation determines its future. Combination of economics, science and technology, philosophy and ethics is the most creative and innovative way. Thus, we have to focus on the challenges of the resurgence of an innovative India. The purpose of innovation is to create a new value for a society at large, for the Indian society in particular. New values could be in the form of breakthrough products or services, new strategies, new processes, and new methods of organization. Swami Vivekananda's definition of education is one of the remarkable insight, as all of us know. Education is the manifestation of perfection already in man. Real education is that which enables one to stand on one's own leg. Education must provide a life-building, man-making, character-making assimilation of ideas. It is to produce an integrated person, one who has learned how to improve his intellect, purify his emotions, and stand firm on moral values, virtues, and unselfishness. The chief instrument of learning, as all of us know, is the mind. Thus, the training the mind should be students' highest priority and not simply the accumulation, the memorizing, and the repetition of facts. According to Swamiji, the very essence of education
is the concentration of mind. Thus, learning to concentrate the mind was the focus in the Swamiji's scheme. When a mind becomes concentrated without distractions, it acquires tremendous power. We want fiery young men and women, intelligent and brave, who dare to go to the jaws of death and are ready to swim across, ocean across. We want hundreds like that, thousands like that, both men and women. Like this, we can go on giving the ideas of Swamiji. I do not wish to go into the details, whatever has been said by many speakers during the inaugural function and by Swamiji. And I only wish to say that at Bangalore University, we had just constituted a committee how to implement Swami Vivekananda's ideas of education in our curricula, co-curricular and extracurricular activities with Professor M.K. Sridhar, who is here as member secretary of it. They have given some recommendations, and we are trying to implement some of them. We are just waiting for this conference to conclude, and we'll work on it. We are also planning to restructure our undergraduate program, wherein we will try to incorporate some of the ideas in the language subject. We'll also introduce some optional papers as open electives in both the graduate and the undergraduate courses. And we are also planning to introduce, the community college concept has now begun, and we will also try to introduce some certificate, diploma and advanced diploma courses on the subject. We are also planning to establish a Swami Vivekananda Research and Study Center at Bangalore University to look after it, to conduct and monitoring these programs, and if financial such permits, we also plan to institute some fellowship, not only for students, for teachers and in general also. And I don't know if feasible, starting of a community radio for the benefit of students and others. And how about the Professor Dr. Kakodkar mentioned about Indian model of Dhruva reactor, etc. How about introduction of one or more Indian modules? For short of time, I would not go into the details. I only I am grateful to the organizers for giving me an opportunity to preside over this preliminary session. Thank you, one and all. अब समय है धन्यवाद का। हमारे अपने आत्मीय इन दोनों महानुभावों के धन्यवाद हम सार्धशती समारोह समिति और इस कुलपति सम्मेलन के आयोजन समिति की ओर से हृदय से धन्यवाद प्रदान करते हैं। और इस सम्मेलन की स्मृति आपके साथ चिरस्थायी रहे, इसलिए आपको स्मृति चिन्ह प्रदान करना चाहते हैं। मैं पायल मागो जी से अनुरोध करता हूं कि दोनों आज के हमारे वक्ताओं को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। पहले डॉक्टर प्रणव पंड्या जी। थिम्मेगौड़ा जी। सारे देश भर से आए कुलपतियों का भी मनपूर्वक आभार। आपके जो किट बैग आपको मिला है उसके अंदर एक परिचय पत्र है, उस परिचय पत्र को कृपया इस सत्र के बाद भर करके रजिस्ट्रेशन काउंटर पर दे दे। हम सब लोगों ने आपके लिए व्यवस्था करने की कोशिश की है, किंतु व्यवस्था में यदि कहीं कोई त्रुटियां रह गई हो तो हम में से किसी से भी आप आकर के संपर्क कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ सूचनाएं